आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं भोग बंधक की, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट में बंधक के प्रकारों में तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। अब ये भोग बंधक होता क्या है? जब ऋणी बंधक करता, ऋणदाता बंधक ग्रहीता से कुछ धनराशि उधार के तौर पर ले और इस उधार को चुकाने के एवज में अपनी अचल संपत्ति का कब्जा तुरंत सौंप दे या भविष्य में सौंपने का करार करें। अटेंशन करिएगा कि ऋण लिया है, उस ऋण को चुकाने के एवज में एक व्यक्ति जो ऋणी है, जिसे हम बंधक करता कह रहे हैं, अपनी अचल संपत्ति का कब्जा बंधक ग्रहीता को तुरंत सौंप रहा है या भविष्य में सौंपने का करार कर रहा है। साथ में अपने आप को आबद्ध कर रहा है कि जब तक उधार की ली गई राशि, ऋण राशि वसूल नहीं हो जाती है, तब तक ऋणदाता उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखे और उससे मिलने वाले लाभों को, उससे मिलने वाले भाटक को, उससे मिलने वाले किराए को या तो मूलधन या ब्याज या दोनों में समायोजित करता रहे। तो इस प्रकार के व्यवहार को भोग बंधक कहा जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से इसे और अधिक क्लियर करते हैं। मान लीजिए मयंक जो ऋणी है, उसे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है और वो 10 लाख रुपया सुनील से लेना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो मयंक है वो ऋणी हो गया, ऋण लेने वाला डेटर्स हो गया, जिसे हम बंधक करता कहेंगे। अब देखिए, सुनील जो ऋणदाता है, जो ऋण दे रहा है, तो वो चाहेगा कि मैं ऋण तो दे दूं, लेकिन उसके पास में कुछ तो श्योरिटी होनी चाहिए, कुछ तो सुरक्षात होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार के बंधक में जो ऋणी है, जो मयंक है, जो 10 लाख रुपए ले रहा है, वो अपनी अचल संपत्ति सुनील के पास सिर्फ कब्जा दे रहा है और कह रहा है कि आप मेरी संपत्ति को तब तक रखना जब तक मैं आपका 10 लाख रुपया मैं ब्याज नहीं चुका सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशंस नहीं है। जब तक 10 लाख रुपया मैं ब्याज के पूरा नहीं हो जाता, जो बंधक संपत्ति रखी गई है ऋणी के द्वारा ऋणदाता के पास में, यानी मयंक ने जो अपनी अचल संपत्ति सुनील के पास रख करके 10 लाख रुपये लिया है, तो जब तक सुनील को 10 लाख रुपया मैं ब्याज नहीं मिल जाता है, तब तक वो संपत्ति पर कब्जा बनाए रखेगा और उससे मिलने वाले लाभों को, किराए को किस में समायोजित करेगा, किस में एडजस्टमेंट करेगा? जो उसने 10 लाख रुपया मयंक को उधार दिया। ये जो व्यवहार है, ये भोग बंधक के नाम से जाना जाता है। आइए, जो डेफिनेशन है सेक्शन 58 में इसे डिफाइन किया है, जो हमने यहाँ बोर्ड पर मेंशन की है, ब्लैक बोर्ड पर, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तत्वों की कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए अगर आप एक वैलिड डीड बनाना चाहते हो, आप एक वैलिड मॉर्गेज करना चाहते हो। तो फर्स्ट वन बनता है दो पक्षकार। जी हाँ, कोई भी ट्रांसफर डीड बनाई जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो अपेक्षित है, एसेंशियल है कि दो पक्षकार होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं को कुछ भी अंतरणे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। दूसरा जो इसमें तत्व बनता है ऋणी बंधक करता, अर्थात जो व्यक्ति ऋण ले रहा है, जो व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, वो बंधक करता होगा, क्योंकि वो ऋण को चुकाने के एवज में अपनी अचल संपत्ति का कब्जा सौंपेगा। तो हम उसे बंधक करता है, यानी बंधक को करने वाला कहते हैं। तीसरा जो तत्व बनता है ऋणदाता, यानी बंधक ग्रहीता। जो व्यक्ति ऋण दे रहा है वो बंधक ग्रहीता, यानी बंधक संपत्ति को ग्रहण करने वाला, उस पर कब्जा करने वाला होगा। फोर्थ पॉइंट है विषय वस्तु केवल अंतरण योग्य अचल संपत्ति। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टीपी एक्ट का, कि जो भी प्रॉपर्टी बतौर जमानत रखी जा रही है, कब्जा दी जा रही है इस बंधक में, वो सिर्फ और सिर्फ अचल यानी इमूवेबल होगी, चलायमान नहीं होगी, जड़ होगी, स्थावर होगी, फिक्स्ड होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती होगी, ऐसी होगी। प्लस उसमें अंतरण का गुण होना चाहिए, अर्थात जो विधिक नियमानुसार, अधिनियमानुसार अंतरण के योग्य संपत्ति है, वही इसकी विषय वस्तु होगी, कोई और इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है बंधककर्ता द्वारा बंधक संपत्ति का कब्जा तुरंत सौंपना या भविष्य में सौंपने का करार करना। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तत्व और सबसे एसेंशियल एलिमेंट ही, इसकी विशेषता ही यही है इस बंधक की, कि यहाँ पर न तो व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को आबद्ध किया है, न किसी प्रकार की संविदा की गई, सिर्फ और सिर्फ ऋणी ने, बंधककर्ता ने एक ही बात कही है कि आप मेरी संपत्ति का कब्जा ले लीजिए और इस संपत्ति से जो भी लाभ मिलता है, जो भी किराया मिलता है, जो भी आपको भाटक मिलता है, आप उसका समायोजन कर लीजिएगा। सो यहाँ सबसे परम आवश्यक है कि संपत्ति का कब्जा सौंपना होगा, वो भी तुरंत, या फिर भविष्य में देने का जो भी करार में डिसाइड किया दो पार्टीज के बीच में, दो पक्षकारों के बीच में, यानी कर्ता और ग्रहीता के बीच में जो भी करार है, उस करार के एवज में कब्जा सौंपना होगा। मान लीजिए अगर बंधक कर्ता
करार करने के बाद में भी संपत्ति का कब्जा नहीं सौंपता है, तो उस कंडीशन में बंधक ग्रहीता के पास ये उपचार होगा कि वह न्यायालय में वाद संस्थित करके उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बनता है बंधक ऋण चुकाए जाने तक बंधक संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना। जी हाँ, एक अंडरस्टूड सा पॉइंट है कि ये जो बंधक किया गया है इसकी सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि जब तक ऋण अदायगी नहीं हो जाती, जब तक ऋण वसूल नहीं हो जाता है, तब तक आप मेरी संपत्ति को अपने पास रखिए, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। कोई समय सीमा यहाँ पर नहीं बांधी गई है। स्वाभाविक है कि जब तक ऋणदाता ने जो ऋण दिया है, यानी जिसमें हमने ऋणदाता सुनील को माना है, तो सुनील का 10 लाख रुपए जब तक नहीं मिल जाता तब तक वो मयंक को उसकी अचल संपत्ति वापस नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट, कर्ता द्वारा कब्जा छीनने पर ग्रहीता द्वारा वाद दायर। जी हाँ, कभी कभी सर्टन चांसेस हो जाते हैं कि जो बंधक करता है वो कब्जा वापस छीन लेता है या उस कब्जे को किसी भी प्रकार से अधिग्रहित कर देता है। तो इस कंडीशंस में जो बंधक ग्रहीता है, जो ऋणदाता है, वो व्यक्ति न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है और वापस उस कब्जे का उस संपत्ति का पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, भाटक या लाभों का समायोजन। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसका या विशेषता कह दीजिए कि जो संपत्ति का कब्जा यहाँ सौंपा गया है इस बंधक को, बंधक डीड को बनाते वक्त, बंधक विलेख को बनाते वक्त, तो वहाँ असेंशियल होगा कि उसका जो लाभ है, जो भाटक है, उसका समायोजन किया जाए, उसका एडजस्टमेंट किया जाए। क्योंकि यही बात का करार किया गया, यही ठहराव किया गया है कि मेरा जो ऋण है, मेरी जो ऋण राशि है, इस ऋण राशि को आप इन लाभों में से, संपत्ति के लाभों में से वसूल करते रहिएगा। अब ये जो लाभों में से जो ऋण राशि का समायोजन है वो या तो मूलधन में या ब्याज में या मूलधन और ब्याज दोनों में किया जा सकेगा। नेक्स्ट कंडीशंस, बंधककर्ता का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं। जी हाँ, यहाँ बंधककर्ता यानी ऋणी ने अपने आप को पर्सनली लायबल नहीं बनाया, बाउंड नहीं किया है कि मैं आपकी ऋण राशि को चुकाऊंगा ही चुकाऊंगा। सो यहाँ पर उस पर कोई वाद दायर करने का अधिकार बंधक ग्रहीता या ऋणदाता का नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बनता है ऋण प्राप्ति हेतु वाद नहीं, केवल संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के लिए वो दावा कर सकता है। जी हाँ, ऋण प्राप्ति के लिए वो दावा नहीं कर सकता है, अभी हमने आपसे बात की, लेकिन अब कुछ तो उसे भी सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सो कब्जा वो तब तक बनाए रख सकता है जब तक उसकी ऋण राशि वसूल नहीं हो जाती, चाहे कितना भी समय हो जाए, कितना भी अंतराल हो जाए। तो वहाँ अगर कब्जा नहीं मिलता है तो वो कब्जा बनाए रखने के लिए दावा जरूर कर सकेगा। नेक्स्ट, पूर्वबंध का उपचार नहीं। जी हाँ, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्वबंध होता क्या है। पूर्वबंध का मीनिंग निकलता है कि बंधककर्ता को मोचन के अधिकार से वंचित करना, यानी जो राइट ऑफ रिडम्पशंस है वो अधिकार उसे नहीं मिलने देना। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से भी बंधक ग्रहीता यदि उसका ऋण वसूल नहीं होता है तो वो उसे पूर्वबंध के लिए भी उपचार उसे सुलभ नहीं, यानी वो बंधककर्ता को मोचन करवाने से रोक नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ संपत्ति का कब्जा बनाए रखने के लिए वो उपचार ले सकते हैं, विक्रय का उपचार नहीं। अर्थात अधिकतर हमने देखा है कि यदि बंधक ऋण नहीं मिल पाता है या ऋण की जो वसूली नहीं हो पाती है माय ब्याज, तो वहाँ पर ऋणदाता के पास, क्रेडिटर्स के पास में या फिर जो बंधक ग्रहीता उसके पास एक ऑप्शंस होता है, एक उपचार होता है कि वो जुडिशरी के माध्यम से सेल आउट कर दे संपत्ति को, या जो भी कंडीशंस इसमें डिसाइड हुई उस हिसाब से सेल आउट करके अपनी ऋण राशि को वसूल कर ले। लेकिन यहाँ पर वो उपचार नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऋण वसूली तक वो विक्रय हेतु तो दावा नहीं कर सकता है, पूर्वबंध के लिए भी दावा नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कब्जा बनाए रखने के लिए दावा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो विक्रय विलेख की रचना। जी हाँ, जब भी कोई विधिक नियमानुसार कोई अंतरण किया जाता है, किसी भी प्रकार का ट्रांसफर किया जाता है, तो अपेक्षित होता है कि दो पार्टीज के बीच में जो भी करार हुआ है, जो भी डीड हुई है, उसे लिखित रूप में और एक विलेख के माध्यम से किया जाए, जिससे इन फ्यूचर यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टीज के पास में जुडिशरी के पास जाकर एक रिमाइंडर्स लाने का ऑप्शंस होता है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक और शेयर्स और सब्सक्राइब हमें आगे और वीडियोस बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए मोटिवेट करते हैं।